हाय, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रही हूं। मैं करंट अफेयर्स जून 2021 के करंट अफेयर्स हैं। हर बार बोलती हूँ एक वीडियो देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप अराउंड आधा घंटा स्पेंड करिए मेरे साथ और उसमें 50-60 सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख जाइए। और इसका मतलब यही है, आप वीडियो पूरा देखेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं आपसे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे मैं आरबीआई की बात करूं या किसी लेट ऑथर की बात करूं या मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो। अगर आप इंग्लिश में सेशन देखना चाहते हो देन यू कैन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन. That complete English medium session is short primarily for our students from South India, is short primarily for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. ये सेशन हिंदी में है। आपको सेशन देख करके मुझे बताना है कि आपको क्वेश्चंस देखने के बाद याद हुए या नहीं हुए, क्योंकि यही तो सोल मोटिव है। आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ट्राई अपनी तरफ से पूरा करूंगी कि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैं सेशन स्टार्ट करती हूं, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं बहुत मेहनत करती हूं, उम्मीद करती हूं आपसे आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को विद्यागुरु के सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे जब आप सब्सक्राइब के साथ दिया हुआ बेल आइकॉन प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021। फ्रेंच ओपन देखते ही जब आप देखेंगे तो आप सबसे पहले टाइटल्स का नाम पढ़िए, मेन सिंगल्स पढ़िए, विमेन सिंगल्स पढ़िए कि मैं जब जो पढ़ा रही हूं उसमें विनर कौन है। फ्रेंच ओपन अभी हाल फिलहाल हुआ है, तो कंक्लूड करने के बाद जो भी विनर्स आए, पहला विनर नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया के हैं। नेशनैलिटी भी तो इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए नोवाक जोकोविक। विनर का नाम रखना हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन अगर आप जिनको हराया है उनका नाम भी याद रखें तो एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है, इसीलिए मैंने लिखा है कि कहां पर ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स जीता है। हराया किसको है? स्टीफानोस सित्सिपास को। हम कह रहे हैं स्टीफानोस सित्सिपास जो है वो ग्रीस के हैं। प्लीज याद रखिए क्योंकि ये भी बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। तो आपको बता दूं, इनका नाम भी आपको थोड़े ही दिनों में बार बार सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से। विमेन सिंगल्स की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है वो चेक रिपब्लिक की है। वो एक्चुअल में उनके नाम में थोड़ा सा चेक वाला फीलिंग ढूंढ लीजिए। बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की हैं, जिन्होंने विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। हराया किसको है? तो एक और डिफिकल्ट नाम वाली महिला को हराया है, जिनका नाम है एनास्टेसिया पावलियोचेंकोवा। पावलियोचेंकोवा हम कह रहे हैं ये रशिया की हैं। मैं दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो एनास्टेसिया पावलियोचेंकोवा ये रशिया की हैं। इन्हें हरा करके बारबोरा क्रेजिकोवा जीत गई हैं विमेन सिंगल्स का टाइटल। हम फ्रेंच ओपन पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस डबल्स। अब मेंस डबल्स में दो पुरुष होंगे, दो मेन होंगे। तो अब उनका नाम पियरे ह्यूगस हर्बर्ट है, ये एक इंसान, और दूसरे हैं निकोलस बाहू। निकोलस बाहू जो हैं और पियरे ह्यूगस जो हैं, ये मेंस डबल्स का जो टाइटल है इन्होंने जीता है। विमेन्स डबल्स की जब हम बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा, दोबारा से हम सुन रहे हैं इनका नाम, और कैटरीना सिनियकोवा। कैटरीना सिनियकोवा जो है ये विमेन्स डबल्स वाली हैं। तो मेंस डबल्स पियरे, निकोलस, और विमेन्स डबल्स बारबोरा और कैटरीना। ऐसे ही नाम याद रख लेंगे तो शायद इतने में भी चल जाएगा। तो मिक्स डबल्स जो है इसमें दो, एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। तो हम कह रहे हैं कि एक डेजिरे क्रॉजिक और जो सैलिसबरी। तो जो पुरुष है और डेजिरे जो है वो एक लड़की है। तो डेजिरे और जो ने मिक्स डबल्स का टाइटल लिफ्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2022-24। इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूएन का इकोसॉक फॉर द टर्म। इकोसॉक का फुल फॉर्म मैं आपको बोल चुकी हूं। इकोसॉक बहुत आसान है क्योंकि इको इकोनॉमिक है, एसओ सोशल है, और सी क्या है? काउंसिल है। अब जहां पे इंडिया की बात होती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप खुद समझदार हो। नंबर ऑफ यूएन इकोसॉक मेंबर्स, यहां पर हम कह रहे हैं 54 मेंबर्स हैं। नंबर ऑफ यूएन इकोसॉक मेंबर्स 54 हैं। प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, 76वां सेशन
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का, तो उसका कोई प्रेसिडेंट होगा, उसको कोई हेड कर रहा होगा, तो अब्दुल्ला शाहिद है ये, शाहिद अब्दुल्ला शाहिद है, नाम ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स है ये अब्दुल्ला शाहिद, प्रेसिडेंट किसके 76वें सेशन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के। और मैंने क्या कहा, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं कहां के, मालदीव्स के। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है डिक्लेरेशन, अप्रूव्स डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय 2030। 2030 तक एड्स को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक ऐसा डिक्लेरेशन जो है उसको अप्रूव किया है। अगर आप एड्स जानना चाहो तो एड्स एक बीमारी होती है, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, तो उसी एड्स की बात हो रही है और कह रहे हैं 2030 तक क्या करेंगे, इसे खत्म कर देंगे। ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने क्या किया है, अप्रूव किया है ऐसा एक डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण अवॉर्डी अनिरुद्ध जुगनाथ। अनिरुद्ध जुगनाथ, जब हम ऐसे नाम सुनते हैं हम फटाफट से इसको मॉरिशस से जोड़ लेते हैं और हम इनका इंडियन ओरिजिन भी निकाल लेते हैं। तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे। दोबारा सुनिए, मैंने कहा अनिरुद्ध जुगनाथ पद्म विभूषण अवॉर्डी थे का मतलब अभी इनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है, इसीलिए मैं आपको इनका नाम पढ़ा रही हूं। एक हम मौन कर रहे थे, हमने एक दुख भरा दिन भी जो था इस उपलक्ष्य में मनाया था। तो आपको बता दूं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही रह चुके थे। कौन, अनिरुद्ध जुगनाथ। याद रखिएगा, 1 डे का स्टेट मॉर्निंग वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 5 जून। तो 5 जून को हमने क्या मनाया था, एक दुखी दिन मनाया था इनको याद करते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं तो रेट्स चेंज हो या ना हो आपको पढ़नी जरूर है, और जब आप एग्जाम में जाते हो तो हर बार इन्हें रिवाइज करके जाइए, चाहे वो सेम है फिर भी पढ़नी तो पड़ेगी। तो आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें रिव्यू में रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट भी 4.25%। पॉलिसी का जो स्टैंस है उसे अकोमोडेटिव ही रखा गया। तो आप देख पा रहे हो चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पॉलिसी रिव्यू पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब वो पॉलिसी रिव्यू लाते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर बार ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आरबीआई की बात हम करने लगे तो सीडी पूछा जाए आपसे, तो सीडी आप कुछ और ना समझिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा सीडी। तो सीडी क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। सारी कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले सीडी समझते हैं, सीडी है क्या। ऐसे समझाया नहीं जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि वर्ड जो भी लिखा हुआ है वहां पे वो सब आप तक समझ में आके आप तक पहुंच जाए। Certificate of deposit is a negotiable unsecured money market instrument issued by a bank. पहले सुन लीजिए, as a usance of promissory note. Certificate of deposit है, negotiable का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। नेगोशिएबल का मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, मैं ओनर हूं आप भी बन सकते हो, मैं वो सीडी आपको ट्रांसफर कर सकती हूं। नेगोशिएबल। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, कोई कोलैटरल नहीं है, आपको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ रहा है, आपको किसी चीज के बदले में, किसी चीज के एवज में कुछ रखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। हम जब कह रहे हैं अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक दे रहा है, तो बैंक आपको बदले में क्या देगा, पूरी कहानी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। एक तो अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल तो है, आप ट्रांसफर तो ओनरशिप कर सकते हो, बैंक इसे इशू करता है, बैंक आपको बदले में, अच्छा आप पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो तो बैंक आपको बदले में एक रिसीट देता है, तो वैसे ही बैंक क्या करेगा, आप बैंक को पैसे देने जाओगे, एक प्रोमिसरी नोट जो है वो दे देगा, प्रोमिसरी नोट विद इंटरेस्ट देगा। तभी मैंने कहा एज ए यूसेंस प्रोमिसरी नोट, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको एक प्रोमिसरी नोट इशू करके दे देगा कि आपने इतना पैसा जो है डिपॉजिट किया है और मैं ये पैसा आपको वापस करूंगा। प्रोमिसरी नोट है तो बैंक प्रॉमिस कर रहा है, बैंक की गुडविल पे ही सब चल रहा है। आप जो है क्या कर रहे हो,
कुछ उससे कोलैटरल ले नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, बैंक की गुडविल पे बैंक को 5 लाख रुपए देके आ जाते हो, बैंक आपको एक प्रोमिसरी नोट दे देता है और बोलता है कि आपको ये पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा, और प्रोमिसरी नोट बदले में दे देता है। तो प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस वाला, अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड विद इट फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। आपने मेरे मुंह से बोलते हुए सुना कि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं कि 1 साल तक के लिए आप डिपॉजिट कर आए हो वहां पर, और हम कह रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको, प्रोमिसरी नोट, पैसा देगा बैंक विद इंटरेस्ट। अब ऊपर पढ़िए, मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ₹5 लाख। तो आप जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने जाते हो तो मिनिमम आप कितना पैसा लगा के आ रहे हो, 5 लाख लगाओगे मिनिमम, लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम डिनोमिनेशन। लेकिन आप और ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो आप 6 और 7 लाख नहीं लगा पाओगे, आप 5 के ही मल्टीपल्स में, 5 रुपए नहीं 5 लाख के मल्टीपल्स में आप पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे। लोअर लाइन ये कह रही है, मुझे लग रहा है शायद मैं आपको समझा पाई हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू पीएम ऑफ इजराइल, आप देख रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे थे, इलेक्शन चल रहा था, हम कह रहे हैं न्यू पीएम ऑफ इजराइल नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो है अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये कौन सी पार्टी के हैं ये भी आपको याद रखना होगा, तो यमिना पार्टी के हैं नए प्रधानमंत्री इजराइल के, नफ्ताली बेनेट बन गए हैं, और मैंने कहा ये यमिना पार्टी के हैं, नाम याद रखिएगा। इजराइल पार्लियामेंट जो है, तो आप इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हो, इजराइल की जो पार्लियामेंट है आप उसको क्या कहते हो, नेसेट बोलते हो। और मैं कह रही हूं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, जब नए प्रधानमंत्री आए तो नए प्रेसिडेंट भी आए, तो नए प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग, किसकी बात कर रही हूं मैं, प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं इजराइल के, नफ्ताली बेनेट और आइजैक हर्जोग, ये कौन बने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इजराइल के। अब जब बात कर रहे हैं सीरिया की, लोअर पॉइंट सीरिया के बारे में, तो बशर अल असद जो है ये बने हैं, मतलब दोबारा बन गए हैं एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। प्लीज याद रखिए, सीरिया के प्रेसिडेंट दोबारा कौन बन गए हैं, बशर अल असद, तो इनका नाम भी याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, G7 समिट 2021 वाला, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट पढ़ा रही थी आपको, तो G7 के मीट की भी बात वहां पर मैंने की थी। तो G7 का जो समिट है उसका वेन्यू जो था कार्बिस बे कॉर्नवॉल में हुआ। कार्बिस बे कॉर्नवॉल मतलब मैं यूनाइटेड किंगडम की बात कर रही हूं। इसका थीम रखा गया था बिल्ड बैक टुगेदर, बिल्ड बैक बेटर। तो मैं कह रही हूं इसका थीम क्या रखा गया, बिल्ड बैक बेटर। G7 समिट का, G7 समिट जो कार्बिस बे कॉर्नवॉल में हुआ उसका थीम बिल्ड बैक बेटर रखा गया था। इंडिया जो था वो गेस्ट कंट्री की तरह वहां पर इनवाइटेड था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वर्चुअली क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे। और करंट G7 प्रेसिडेंसी जो है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम ही है, तभी वेन्यू भी आपने देखा वही था। ग्लोबल मिनिस्टर्स, मतलब वहां पर एक्चुअल में ये तय किया गया कि मिनिमम जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है जो 15% लगाया जाएगा। बात ये चल रही है कि एक कंपनी है किसी जगह पे हेडक्वार्टर्ड है, जिस जगह पे वो कंपनी हेडक्वार्टर्ड है वो वहीं पे टैक्स पे कर रही है, लेकिन अगर वो किसी और देश में जाके ऑपरेट कर रही है, वहां से अर्न कर रही है, तो वहां का भी तो कॉर्पोरेट टैक्स देगी। तो उन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का रखा है, जो G7 की समिट में उन्होंने डिसाइड किया है। और आपको एक बात और बताना चाहती हूं मैं, प्रधानमंत्री मोदी जब वर्चुअली इस समिट को अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर वन अर्थ वन हेल्थ का स्लोगन दिया था, वन अर्थ वन हेल्थ का स्लोगन दिया था। अभी हेल्थ की जरूरत है शायद इसीलिए, तो मीनिंग मत समझिएगा, बस वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो स्लोगन याद कर लीजिएगा। मीट याद रखिए, वेन्यू याद रखिए, क्या डिसाइड किया है वो याद रखिए, कंट्री मतलब जब हम इनवाइटेड थे एज ए गेस्ट तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या स्लोगन दिया वो भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई रिव्यू एटीएम चार्जेस। तो अब आप बैंक से अपने पैसे निकालेंगे और उस पर
बहुत सारे पैसे देते नजर आएंगे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। आप ध्यान से पढ़िए लिखा क्या है, लिखा है कि मंथली फ्री ट्रांजैक्शन। अगर तो आप अपने बैंक के एटीएम से निकाल रहे हो पैसे और 5 बार से ज्यादा आपको जरूरत पड़ रही है तो आप चार्ज दो, मतलब मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिखा ही है ना। ओन बैंक एटीएम 5, अगर अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकालने चले जाते हो तो 3। और ये मेट्रोज की बात हो रही है, मेट्रो सिटीज की बात हो रही है। अदर बैंक एटीएम नॉन मेट्रोज में, अदर बैंक एटीएम नॉन मेट्रोज में 5 हो जाएगा, मेट्रोज में क्या है, ये 3 है। ये ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने 5, 3 और 5। अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री है, दूसरे बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, नॉन मेट्रोज में है तो मैं क्या कह रही हूं आपको, अदर बैंक के एटीएम से भी आपको 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री दिया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कस्टमर चार्ज आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन हाइक्ड टू ₹21। अब ये जो बात हम कर रहे थे, अगर उसको आप कंटिन्यूएशन में देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्री ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाएगी, फ्री ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाएगी तो आप पे चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज कितना ज्यादा है ये तो देखिए, कस्टमर चार्ज आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन हाइक्ड टू ₹21। तो अब आप जब बढ़ जाएगा पर ट्रांजैक्शन 21 रुपए दीजिए, 3 ट्रांजैक्शन और 5 ट्रांजैक्शन के बाद, फ्रॉम 1 जनवरी 2022। नेक्स्ट वाले में, नीचे वाले में कह रहा है इंटरचेंज फी हाइक्ड टू ₹17। इंटरचेंज फी हाइक्ड टू ₹17 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। ये पहले पढ़िए, डेट 1 अगस्त 2021 से ये इंटरचेंज फ्री फी हाइक जो है होने वाली है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड यूज करती हूं, मैं कोटक के मशीन पे जाके उसे स्वाइप कर लेती हूं, तो ये बैंक जो है ना आईसीआईसीआई, ये कोटक को चार्ज जो देगा ना वो इंटरचेंज फी की बात हम कर रहे हैं, वैसी वाली इंटरचेंज फी की बात हम कर रहे हैं। ये जो हाइक हो करके हम कह रहे हैं ₹17 हो गई। और नीचे वाला जब आप पढ़िए, इंटरचेंज जो है फी हाइक टू ₹6, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऊपर वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ₹17, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो ₹6। डेट 1 अगस्त 2021 से ये एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विनर की बात हो रही है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विनर की बात मैं कर रही हूं तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये किताब का नाम है। जो लिखा है किसने, तो डेविड डियब जो है, डेविड डियब जो है बेसिकली राइटर हैं। आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है यूनाइटेड किंगडम वाला, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का जब विनर की मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 लोगों को दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं राइटर हूं और किसी ने मेरी किताब को ट्रांसलेट किया है तो राइटर को भी मिलेगा और ट्रांसलेटर को भी मिलेगा। ये जो डेविड डियप है ये बेसिकली फ्रेंच राइटर है। इन्होंने अपनी किताब एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है फ्रेंच भाषा में लिखी थी। अब फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है एना मॉस्कोविकिस ने, एना मॉस्कोविकिस ने इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो एना मॉस्कोविकिस को और डेविड डियप को दोनों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का विनर कौन, डेविड डियप और एना मॉस्कोविकिस दोनों। हम कह रहे हैं एक ने फ्रेंच में लिखी डेविड डियप ने, और ट्रांसलेट किसने की, एना ने ट्रांसलेट की इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, पिक्चर्स वाली सुंदर सी किताब, बहुत पॉपुलर किताब है। अभी इसके राइटर जो है इनकी डेथ हो गई है, एरिक काले इनका नाम था। याद रखिएगा, द वेरी हंग्री कैटरपिलर के राइटर एरिक काले जो है इनकी डेथ हुई है हाल फिलहाल। ऑथर ऑफ द नाइट वॉचमैन। अब ये किताब क्यों पढ़ाई जा रही है, देखिए आज पढ़ी जाने वाली किताबों के पीछे अवार्ड्स हैं कितने सारे। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर कोई छोटा मोटा अवार्ड तो है नहीं, आप जानते हैं, जो आप स्किप कर दो। तो पुलित्जर प्राइज जो है 2021 वाला लुई अर्ड्रिक को मिला है। लुई अर्ड्रिक जो है यूएसए की है। लुई अर्ड्रिक जो है पुलित्जर प्राइज 2021 वाला द नाइट वॉचमैन के लिए, द नाइट वॉचमैन के लिए इन्हें ये पुलित्जर प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन में NaCH का फुल फॉर्म 101% आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से पढ़िएगा, NaCH हम कह रहे हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड
क्लियरिंग हाउस, दैट इज NACH, NACH। हम कह रहे हैं कि बल्क पेमेंट सिस्टम टू बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज फ्रॉम 1 अगस्त 2021। क्या करता है, कैसे ऑपरेट करता है, उसकी बात 2 मिनट में भी करने वाले। बस अभी इतना याद रखिए कि पहले जो NACH था 7 के 7 डेज ऑपरेट नहीं करता था, अब वो 7 के 7 दिन ऑपरेट करने लगेगा। इस कहानी का सार ये था 1 अगस्त 2021 से। तो पहला क्वेश्चन बनेगा NACH की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये कब से 7 डेज के लिए काम करने लग जाएगा। तो 1 अगस्त 2021 के बाद से ये 7 के 7 डेज अवेलेबल हुआ करेगा, ऑल डेज अवेलेबल हुआ करेगा। है क्या ये बल्क पेमेंट सिस्टम है क्या ये बल्क पेमेंट सिस्टम है। अब जब मैं आपको बल्क पेमेंट सिस्टम अच्छे से समझाने लगूं तो पहले मुझे लगता है आपको नीचे वाला पॉइंट पढ़ना चाहिए। It facilitates one-to-many credit transfers such as payment of salary, pensions, interest, dividend। 1 मिनट, बैंक है, एक बैंक है, अपने एक साथ अपने हजारों एम्प्लॉइज को सैलरी ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक कंपनी है, एक साथ अपने इतने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ट्रांसफर करती है। तो बैंक एक बहुत सारे एम्प्लॉइज को सैलरी ट्रांसफर कर रही है, तो 1 to many हो रहा है। क्या हो रहा है ये 1 to many हो रहा है। सिमिलरली मैंने क्या कहा, एक कंपनी है अपने इतने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ट्रांसफर कर रही है, तो क्या हो रहा है ये 1 to many हो रहा है। तो इस तरह का 1 to many वाला सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन, डिविडेंड, तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये इस तरह का बल्क पेमेंट सिस्टम है NACH। NACH की फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। प्लीज याद रखिए, जो ये बात हम कर रहे हैं, जो हम ये कहानी सुन रहे हैं, एक्चुअल में ये ऑपरेट कौन करता है, किसने इसे लॉन्च किया था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को लॉन्च किया था। यही ऑपरेट करते हैं इस बल्क पेमेंट सिस्टम को। प्लीज याद रखिए फुल फॉर्म और डेट कि कब से ये 7 के 7 दिन अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब अन्न योजना है, अन्न मिलने वाला है, तो अन्न कितना मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वैलिडिटी टिल दिवाली बढ़ा दी गई है। दिवाली जो आने वाली है नवंबर में, तो नवंबर तक, दिवाली तक इस योजना को प्रधानमंत्री ने ऐसे ही बोला है, तो मैं आपको इसीलिए ऐसे ही पढ़ा रही हूं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है, खत्म हो गया था, होने वाला था, तो इन्होंने कहा कि इसको थोड़े टाइम के लिए और बढ़ा देते हैं कि सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इनके अनुसार 80 करोड़ हैं। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यहां पर हम कह रहे हैं फ्री मंथली फूड ग्रेन मिलता है। तो फ्री मंथली फूड ग्रेन मिलता है, या तो चावल मिलता है या आटा मिलता है, दोनों नहीं ले सकते हैं आप। तो 5 kg मिलेगा, या तो चावल मिलेगा या फिर आटा मिलेगा। तो राइस व्हीट में से एक चीज 5 kg पर पर्सन। याद रखिए फ्री मंथली फूड ग्रेन किसके तहत, किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अब रैटल पढ़ रही हूं मैं, इसे रैटल पढ़ रही हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 850 मेगावाट का। ये रिवर चिनाब पे आने वाला है। प्लीज ध्यान से सुनिए, जब कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जब वो प्रोजेक्ट आ रहा होता है, तो प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया जा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन तो इंपॉर्टेंट होती है, किस नदी पे बनाया जा रहा है ये पूछना मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो आता ही आता है। तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट कैपेसिटी वाला है, रिवर चिनाब पे आएगा। किश्तवाड़ जगह है, किश्तवाड़ जगह जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ एक जगह है, वहां पर हम कह रहे हैं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जॉइंट वेंचर है किसका, NHPC का और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट का। तो ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है NHPC, और हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट का जॉइंट वेंचर है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 चौथा एडिशन, 4th एडिशन के अंतर्गत हम कह रहे हैं अंडर दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 4th एडिशन, 4th नंबर वाली, 100% गारंटी फॉर लोन्स अप टू ₹2 crore to hospitals, to clinics for setting up on-site oxygen generation plants।
तो चलिए अच्छी बात है, अभी लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट्स, बस लगाए तो जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, ये लगाने के लिए अगर किसी हॉस्पिटल और क्लिनिक को लोन चाहिए होगा तो इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 के तहत 2 करोड़ तक का 100% गारंटी वाला लोन मिल जाएगा। तो वैसे तो कुछ और मिलेगा नहीं, तो लोन मिल जाएगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए। सेक्टर एडेड अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको और भी सेक्टर ऐड कराया था। यहां पर एक और सेक्टर ऐड करने की बात हम कर रहे हैं कि सेक्टर एडेड अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0, ऊपर वाला चौथा है, नीचे वाला तीसरा है। तो जो मैं कह रही हूं वो तीसरे के अंदर ऐड कर दिया सिविल एविएशन को भी, सिविल एविएशन को भी ऐड कर दिया है। जैसे अगर आप बात करो, हॉस्पिटैलिटी की बुरी हालत है, आप जानते हैं हॉस्पिटैलिटी ऑलरेडी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑलरेडी है, लेजर एंड स्पोर्टिंग कौन करेगा अब इस समय में। तो ये सारे के सारे स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, सारे के सारे स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं। एक और बहुत ज्यादा हिट सेक्टर जो है सिविल एविएशन है, जिसको इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत ला दिया गया है। मतलब ये होता है कि अगर इनको किसी चीज का, किसी तरह का लोन चाहिए तो ये भी ले लें। अगला क्वेश्चन देखिए, वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2021। तो वही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसको पिछले पेज पे हम डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि अब इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। अब अप्लाई करो ना 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन ये सिर्फ यही डेट नहीं है, विच एवर इज अर्लियर वाली बात हो रही है। 3 लाख करोड़ जो है लोन जो है वो देना है, गारंटीड जो है वो लोन देंगे, डिसबर्स करेंगे। 3 लाख करोड़ हो जाएगा पहले, तो पहले क्या करेंगे, रैप अप कर देंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि 30 सितंबर 2021 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई है। 3 लाख करोड़ देना है, तो दोनों में से कोई चीज जो है विच एवर इज अर्लियर, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। लोन डिसबर्समेंट, अब लोन देना भी तो पड़ेगा ना, डिसबर्स भी तो करना पड़ेगा, डिस्पेंस भी तो करना पड़ेगा। तो लोन डिसबर्समेंट की भी जो है अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम डेट डिसाइड की है। इसकी डेट बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है डिसबर्समेंट की डेट। अगला क्वेश्चन देखिए, रंजीत सिंह दिसाले। अच्छा, आपको याद है ये महाराष्ट्र वाले टीचर रंजीत सिंह दिसाले जिन्हें अवार्ड मिला था, तो ये वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर बन गए हैं। रंजीत सिंह दिसाले अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। बहुत बड़ी चीज है ये, समझ लीजिए आप। टीचर हैं ये एक्चुअल में, और मैं आपको बता रही हूं अभी इन्हें हाल फिलहाल अवार्ड भी मिला था, आपको ये याद होगा। आपको ये कहां पढ़ाते हैं, ये जिला परिषद के एक स्कूल में पढ़ाते हैं और परितवाड़ी जगह का नाम है, महाराष्ट्र में ये जगह है, महाराष्ट्र के ही ये टीचर है। और ग्लोबल टीचर प्राइज जो 2020 का था ना, ये इनको मिला था, आपको बता दूं, इसीलिए ये बहुत फेमस भी हो गए थे क्योंकि काम ही बहुत अच्छा कर रहे थे। तो रंजीत सिंह दिसाले वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नए चेयरमैन किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन बन गए हैं। आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर जो है वो क्या बन गए हैं, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर। अब आगे बढ़ के अनूप चंद्रा को पढ़ते हैं। अनूप चंद्र पांडे जो है ये बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। अब आप कहेंगे ये तो बात हमें पता ही नहीं चली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोल रही हूं मैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोल रही हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुशील चंद्रा हैं, नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने हैं, तो अनूप चंद्रा पांडे हैं। अनूप चंद्र पांडे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो टी रविशंकर आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर नए अनूप चंद्र पांडे, और अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस बारे में है, अगला क्वेश्चन है डेहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। अच्छा, अब जब आप इनका नाम सुन रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ये दोनों क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से नेशनल पार्क बन गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर नेशनल पार्क ही लिखा है। तो अपग्रेड हो गए हैं, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से नेशनल पार्क बन गए हैं। कौन सा, डेहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क।
कहां पर है, थोड़ा सा नाम से आपको पता चल जाएगा पहले से ही। असम में है ये डेहिंग और रायमोना नेशनल पार्क, दोनों याद रखिएगा पक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI introduces on-tap liquidity window for contact intensive sectors। contact intensive sectors की जब हम बात कर रहे हैं तो worst affected sectors की बात हम करने लगे यहाँ पे। तो RBI इंट्रोड्यूस कर रहा है on-tap as in when required liquidity window खोल रहा है, 15,000 करोड़ का हम कह रहे हैं लिक्विडिटी अवेलेबल करा रहा है स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए RBI। अब स्ट्रेस सेक्टर्स की बात करें, हम कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो हम कह रहे हैं होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रैवल है, सैलून्स है और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो हम कह रहे हैं 15,000 करोड़ का RBI इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, किनके लिए, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। हर हाल में अमाउंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ध्यान से सुन के ध्यान से आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता है, वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है, पहली कंट्री बन गई है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान रही है, वो है एल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर ने लीगल टेंडर घोषित कर दिया है बिटकॉइन को, तो ये पहला कंट्री बन गया है। हर क्वेश्चन में दिमाग लगा के सोचिए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा रही हूं, क्या आप कुछ भी स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन, कंटेनर शिप टू कैच फायर एंड सिंक नियर कोलंबो पोर्ट। पहले मैं MV एक्सप्रेस पर्ल की बात कर रही हूं और ही साथ में खर्ग की बात कर रही हूं। तो मैं जिनकी बात कर रही हूं उनको वन बाय वन सुनिए। MV एक्सप्रेस पर्ल जो है ये एक कंटेनर शिप जिसमें आग लग गई थी, जो कोलंबो पोर्ट के पास ही डूब गया। सिंगापुर का था ये कंटेनर शिप, कौन सा कंटेनर शिप, MV एक्सप्रेस पर्ल, सिंगापुर का कंटेनर शिप। देखिए ऐसी चीजें हाल फिलहाल न्यूज में रहती हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा पक्का से। लोअर पॉइंट में देखिए इसमें भी एक एक्सीडेंट जैसा ही है। तो खर्ग क्या है, ईरान का लार्जेस्ट वॉरशिप। खर्ग क्या है, ईरान का लार्जेस्ट वॉरशिप। इसमें भी आग लग गई और ये भी डूब गया, गल्फ ऑफ ओमान में डूब गया। तो खर्ग और MV एक्सप्रेस पर्ल जो है इन्हें पक्का से याद रखिएगा। यहां पर मैं रैप अप कर रही हूं, समझ आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आया तो सेशन दोबारा भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी सेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।